हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी। और हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टॉप एजुकेटर्स क्वालिटी कंटेंट आपको एक जगह इकट्ठे मिलते हैं। अबाउट मी, आई एम शिप्रा मैम। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन इकोनॉमिक्स एंड माय स्पेशल पेपर वाज इकोनोमेट्रिक्स एंड आई हैव सबमिटेड माय पीएचडी इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। और मैंने भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी काम किया हुआ है। Crack RPSC with India's largest learning platform that is Unacademy। आपको इसके लिए Unacademy का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको वहां पर डेली की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस उपलब्ध होंगे। और एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप उसका अनलिमिटेड एक्सेस कर पाओगे। आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये ज़्यादा नहीं है। एक साल के लिए इट्स 7,000 ओनली और 2 सालों के लिए 8,400। और मेरे सब्सक्रिप्शन के नोट्स के लिए प्लस के लिए अनअकैडमी प्लस पे जाने के लिए मेरा जो कोड है वो है SSUL। तो लेट्स स्टडी, लेट्स क्रैक इट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा पूर्ति की अवधारणा या मनी सप्लाई। इसमें हम देखेंगे कि मुद्रा पूर्ति होती क्या है, मुद्रा पूर्ति से मतलब क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और मुद्रा पूर्ति की माप कितने कितने तरह से करते हैं। M1, M2, M3 जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो क्या है। तो मुद्रा पूर्ति के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने विभिन्न विभिन्न तरह के अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। उसमें सबसे पहले थे मिल्टन फ्रीडमैन, जिनका कहना था कि विनिमय का माध्यम होती है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा जो होती है वो विनिमय का माध्यम होती है। कोई भी संपत्ति जिसमें क्रय शक्ति होती है वो मुद्रा कहलाती है। इसके बाद है रेडक्लिफ कमेटी। उनका कहना था कि मुद्रा को कुल तरलता के रूप में मापते हैं, जितनी लिक्विडिटी इसमें होती है। लिक्विडिटी क्या होती है? तरलता, मतलब जिससे हम कोई चीज खरीद सकते हैं। तो रुपया या मुद्रा को सबसे तरल मानते हैं। तो रेडक्लिफ कमेटी का कहना था किसी भी वस्तु में जिसमें कि तरलता हो उसे मुद्रा के रूप में हम माप सकते हैं। हुर्ले एंड शॉ, इनका कहना था कि हम मुद्रा के अंतर्गत बैंकिंग के साथ साथ गैर बैंकिंग संस्थाओं के भी दायित्व को सम्मिलित करें। अवैधानिक मुद्रा या लीगल मनी क्या होती है? लीगल मनी वो मनी होती है जिसे स्वीकार करना कानूनी बाध्यता होती है। जैसे सिक्के हो गए, पत्र मुद्रा हो गई, जमा मुद्रा हो गई या बैंक मुद्रा हो गई, जिसे जिसे कि स्वीकार करना एक कानूनी बाध्यता है, तो इसे हम कहते हैं वैधानिक मुद्रा। दूसरा है गैर वैधानिक मुद्रा। गैर वैधानिक वैसी मुद्रा होती है जिनके स्वीकार करने के संबंध में कोई कानूनी बाध्यता हमें नहीं होती। जैसे शाख मुद्रा, ड्राफ्ट, चेक या बिल। अगर कोई हमारे पास चेक लाता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमें कानूनी बाध्यता है कि हमें उसे स्वीकार ही करना है। कोई बिल हमारे पास होता है तो वहां भी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। अगर क्रेडिट की बात करें तो उसमें भी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। मुद्रा की माप, हम मुद्रा की माप कैसे कैसे करते हैं। पहली मुद्रा की माप है M1। M1 में होता है लोगों के पास जो करेंसी होती है। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। M1 होता है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। तो M1 में क्या क्या शामिल किया जाता है? जितने पैसे लोगों के पास हैं, जो लोगों के पास करेंसी के फॉर्म में है, प्लस जिसमें आरबीआई में जो पत्र मुद्रा है, रुपया है तथा छोटे सिक्के हैं, बैंकों के हाथ में जो नकदी है जिसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब लोगों के हाथ में जो पैसे हैं प्लस बैंक के पास जो नकदी है, सभी व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों को मिला करके जिनके पास जितनी नकदी है, लोगों के पास जो पैसे हैं, बैंक के पास जो पैसे हैं तथा रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाओं के रूप में पड़े हैं, इन सबको हम M1 के रूप में मापते हैं। तो M1 क्या हुआ कि लोगों के पास जो पैसे हैं प्लस बैंकों में जो पैसे हैं, बैंक में सभी व्यापारिक और सहकारी बैंक, कॉमर्शियल बैंक प्लस कोऑपरेटिव बैंक, इन सभी के पास जो पैसे हैं, उसके अलावा रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा या अदर डिपॉजिट है, तो इन सबको मिलाकर हम कहते हैं M1। दूसरी माप है M2। अब M2 में हम किसको कहते हैं? M2 में हम M1 को ले लेते हैं प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को इसमें हम डालते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग में हम जैसे छोटे छोटे बचत अगर पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग। अब M1 वाले कॉन्सेप्ट में हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग को डाल देंगे तो M2 का कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है। तीसरा है M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमाएं। समय जमा क्या होती है? जैसे मांग जमा होती है कि हमने कुछ पैसे बैंकों में जमा किए, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। मांग जमा मतलब कि हमने पैसे जमा किए हैं, हम उसको मांग भी सकते हैं।
हमने पैसे जमा किए हैं, हम उसको मांग भी सकते हैं। हमारा पैसा जो है लॉकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम सावधि जमा की बात करें तो उसका नाम ही है सावधि जमा, मतलब टाइम डिपॉजिट। हमने जो पैसा जमा किया है बैंक के पास, वो हम किसी भी समय नहीं निकाल सकते, ठीक है। समय के साथ जो सावधि जमा होता है उसमें टाइम दिया हुआ रहता है कि इतने समय के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हो। प्लस इसमें एक और भी बात है कि सावधि जमा पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ज्यादा समय के लिए अपने पैसे बैंक को रखने के लिए दे दिए। तो ये M3 का कॉन्सेप्ट जो है उसमें M1 को मिलाते हैं। M1 हमारा क्या था? करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। मतलब M3 जो है इसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं या विस्तृत मुद्रा कहते हैं। इसमें M1 आ गया, इसका मतलब कि लोगों के हाथ में जो पैसे हैं प्लस बैंकों के पास जो पैसे हैं। कौन कौन से बैंक? कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इन लोगों के पास जो पैसे हैं उसके साथ आरबीआई में जो अन्य जमाएं हैं ये सब इसमें लेते हैं। प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमाएं, बैंकों की टाइम डिपॉजिट और सहकारी बैंकों की भी टाइम डिपॉजिट को हम इसमें लेते हैं। तो M3 जो है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मनी का। तो मनी सप्लाई में जब आपसे ये पूछा जाता है कि ब्रॉड मनी या बृहत मनी क्या है तो आप बताओगे M3, ठीक है। और नैरो मनी क्या है तो M1, क्योंकि M1 में हमने क्या देखा? सिर्फ करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब हम देखते हैं M4। M4 में क्या है? M4 में M3 को भी हम काउंट करते हैं तथा पोस्ट ऑफिस के कुल जमा को, टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग, इसमें हम लेते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के कुल जमा में राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र इत्यादि को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो M4 जो है सबसे कम लिक्विड या सबसे कम तरल है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, M3 भी शामिल है। और M3 क्या है? M3 में हमने किस जमा को लिया है? टाइम डिपॉजिट या सावधि जमा को। और सावधि जमा जो होता है वो समय के पहले वो पैसे हम बैंक से नहीं निकाल सकते, राइट। क्योंकि ये पैसे जो है हमारे थोड़े टाइम के लिए लॉकडाउन रहते हैं, तो इन पर इनको कहते हैं कि ये कम तरल होते हैं। तरलता मैंने क्या बताया? वैसी चीज या वैसी मुद्रा जिसको हम तुरंत किसी चीज को खरीदने के लिए तुरंत हम उससे भुगतान कर सके, ठीक है। तो रुपया सबसे तरल है। अगर हम चेक की बात करें उसमें भी लिक्विडिटी है लेकिन कम है, रुपये से कम है। क्यों? क्योंकि चेक को आपको रुपये में भुनाना पड़ेगा। अगर आपने किसी से लोन लिया है उसको भी रुपये में भुनाना पड़ेगा। तो जो चीज जिसको हमें मनी में कन्वर्ट करके यूज करना है वो लेस लिक्विड होते हैं। तो इसलिए M4 जो है सबसे कम तरल या सबसे लेस लिक्विड वाला माना जाता है, क्योंकि इसमें M3 भी है। M3 जिसमें टाइम डिपॉजिट है प्लस पोस्ट ऑफिस के कुल जमा, ठीक है। तो M4 जो है सबसे कम डिपॉजिट वाला माना जाता है, सबसे कम तरल। तो तरलता के आधार पर इस तरीके से मुद्रा की मांग होती है और कहते हैं मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वो है जो मुद्रा काम करती है, ठीक है। मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, ठीक है, मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड मेजर मीडियम स्टोर। तो मनी क्या है? मनी जो है चार चीजें काम करती है। मीडियम मतलब विनिमय का साधन है। मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। मीडियम है मतलब कि साधन है किसी विनिमय का। मीडियम मेजर मतलब किसी चीज की माप करती है। स्टैंडर्ड मतलब पेमेंट का स्टैंडर्ड है, हमें पेमेंट करना है तो उसी से करना है। स्टोर मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी जो है वैल्यू का, मूल्य का कहते हैं कि वो स्टोर है, संग्राहक है। तो मनी इज व्हाट मनी डज और मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। और इसकी जो चार माप है वो मैंने आपको बता दी। और चार माप में सबसे कम तरल है M4 और ब्रॉड मनी है M3। थैंक यू।